वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा एजुकेशन एंड टेक्निकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बीएससी फाइनल ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि यूनिवर्सिटीज में बार बार रिपीट हुआ है और ये कानपुर यूनिवर्सिटी में भी काफी बार रिपीट हुआ है। सो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट के अपने वीडियो पर आते हैं। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का आइकन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको बीएससी की न्यू न्यू अपडेट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देन हमारा आज का टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर ये एग्जाम में आता है तो सबसे पहले हमें इसका फुल फॉर्म लिखना होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक यहाँ पे समझा देती हूँ, जिससे आपको ये इजिली में समझ में आ जाएगा। मान लिया कि ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब जो ये यौगिक होते हैं ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं। और ये जो अणु है ये एटम से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो मैंने बताया आपको, ये जो कंपाउंड होते हैं, मतलब जो ये यौगिक होते हैं ये मॉलिक्यूल अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और जो ये अणु होते हैं ये एटम से मिलकर के बने होते हैं, मतलब परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो परमाणुओं में क्या होता है? एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको ये दिख रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सो आपने क्या समझा यहाँ पे? जो ये कंपाउंड होते हैं, मतलब जो ये यौगिक होते हैं, ये मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, मतलब छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। एंड ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये जो अणु होते हैं, ये एटम से मिलकर के बने होते हैं, मतलब परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और परमाणु के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम फाइनली नोट्स पर आते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है? स्पिनिंग ऑफ प्रोटॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉनों का प्रचक्रण कैसे होता है। तो कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियस जैसे हाइड्रोजन तथा कार्बन, जिसमें ऑड नंबर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। मतलब क्या बता रहा है? जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनके नाभिक में जो हाइड्रोजन और कार्बन, जैसे इनका एग्जाम्पल ले लिया, इसमें क्या होता है? विषम संख्या में, मतलब ऑड नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो देन हम इसमें देख लेते हैं कि ये हाइड्रोजन है, इसमें क्या है? इसमें एक प्रोटॉन है, और ये जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और इसमें क्या होता है कि ये जो आपको प्रोटॉन दिख रहा है, हमें ओनली प्रोटॉन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, तो हम इसको यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोटॉन की तरफ नोटिस करेंगे। ये जो प्रोटॉन होता है ये अपनी जगह पे स्पिनिंग करते रहते हैं। देन हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है इसका, इनमें उपस्थित प्रोटॉन अपनी एक्सिस पर स्पिनिंग करते रहते हैं। अपने स्थान पर क्या होते हैं? अपनी गेंद में प्रचक्रण करते रहते हैं। न्यूक्लियस के स्पिनिंग से एक मैग्नेटिक एरिया उत्पन्न हो जाती है, और फिर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। मतलब क्या बोल रहा है ये कि जैसे कि ये जो प्रोटॉन है ये अपनी अक्ष पर, मतलब अपने एक्सिस पर स्पिनिंग करता रहता है। देन ये क्या होता है? ये एक मैग्नेटिक की तरह, मतलब ये एक चुंबक की तरह बिहेव करने लगते हैं। अगर स्पिनिंग करता रहता है तो इसका बिहेव कैसा होता है? इसका बिहेव एक मैग्नेट की तरह हो जाता है। तो अब हम ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो आपको ये प्रोटॉन दिख रहा है बीच में, जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, ये बीच में क्या लिख रहा है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जो एक मैग्नेटिक, जो क्या होता है? एक मैग्नेटिक रॉड की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि ये अपनी एक्सिस पर क्या करते हैं? कंटिन्यू स्पिनिंग करते रहते हैं, इसलिए एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगते हैं। मतलब बोल क्या रहा है? जैसे कि ये जो एक प्रोटॉन है ये अगर अपनी अक्ष पर, अपने एक्सिस पर अगर ये कंटिन्यू स्पिनिंग करते रहते हैं, मतलब कंटिन्यू प्रचक्रण बोलते हैं, प्रचक्रण करते रहते हैं, तो क्या होता है? ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो हमारा आगे का पॉइंट क्या है? अधिकांश ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल प्रोटॉन ही ऐसे होते हैं जो अपने न्यूक्लियस के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या बता रहा है? अधिकांश ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल प्रोटॉन ही ऐसे होते हैं, मतलब ना तो न्यूट्रॉन ऐसे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, बस ये प्रोटॉन ही ऐसे होते हैं जो अपने न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो हम प्रोटॉन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। जब प्रोटॉन युक्त किसी कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो क्या बोल रहा है ये? जब कोई प्रोटॉन युक्त किसी कंपाउंड को हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और साथ ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेस को इरिटेट किया जाता है, तब उस कंपाउंड में प्रोटॉन एनर्जी को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कंपाउंड का विशिष्ट स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो क्या बोल रहा है ये?
मान लो ये कोई प्रोटॉन है, इसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में हमने रख दिया, मतलब इसको हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और साथ में इसमें विद्युत चुंबकीय किरणों को हमने प्रवाहित कर दिया। क्या करते हैं, साथ में हम विद्युत चुंबकीय किरणों को प्रवाहित करते हैं, तब इस यौगिक के प्रोटॉन ऊर्जा को अवशोषित करना स्टार्ट करते। तो क्या करते हैं, जो इस यौगिक के प्रोटॉन होते हैं ये ऊर्जा को अवशोषित करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कंपाउंड का विशिष्ट प्रकार का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। मान लिया हमने ये एक प्रोटॉन था, हमने ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में हमने इसको रख दिया और इसमें हमने क्या किया, विद्युत चुंबकीय किरणें प्रवाहित कर दी। तो हमें क्या हुआ, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, जो इसके यौगिक थे वो प्रोटॉन की ऊर्जा, जो प्रोटॉन था उसने ऊर्जा को अवशोषित करना स्टार्ट कर दिया, जिससे जो कंपाउंड था हमें उसका विशिष्ट प्रकार का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। तो देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस द्वारा एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी मेजरमेंट के एक संयंत्र के द्वारा, मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, एक संयंत्र के द्वारा मतलब एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसे एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर या एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। तो क्या बता रहा है, ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है उसके द्वारा, जो मैंने बताया था, जो प्रोटॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उस एनर्जी को, उस एब्जॉर्ब करने वाली एनर्जी का जो हम मेजरमेंट करते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं, जिसे एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो इस एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर को मैं डिटेल नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इसमें हम एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करें तो देन हम उसकी डेफिनेशन जानते हैं। तो इसके डेफिनेशन को जानने से पहले हम कुछ आपको बेसिक सिखा देंगे, जिससे आपको इसको लर्न करने की, मतलब इसको याद करने की या फिर इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी डेफिनेशन में क्या होता है, इसको इस डायग्राम को देखो। मान लिया ये कोई प्रोटॉन है जो एक चुंबक की तरह बिहेव करता है, ये मान लिया एक प्रोटॉन है जो एक चुंबक की तरह बिहेव करता है। जो ये एसएस है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये एस है और ये एस है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसका जो एन पार्ट है वो एस पार्ट को अट्रैक्ट करेगा और जो इसका एस पार्ट है ये एन पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। जो इसका ये आपको एन पार्ट दिख रहा है ये एस पार्ट को अट्रैक्ट करेगा और जो एस पार्ट दिख रहा है ये एन पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये जो प्रोटॉन है ये अपने आप को कंफर्ट जोन बना लेगा और इसमें जो स्पिनिंग शुरू होकर एन पार्ट, जो इसमें जो होगा, ये जो स्पिनिंग शुरू होकर एन पार्ट क्या होगा, वो एस पार्ट की तरफ आ जाएगा और एस पार्ट एन पार्ट की तरफ चला जाएगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो प्रोटॉन है उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसकी दिशा चेंज हो जाती है। मतलब ये जो, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन, अगर ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, अगर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इसमें कोई प्रोटॉन रखे हैं तो ये अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से अपनी दिशा को चेंज कर लेगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये साउथ में रहे या नॉर्थ में रहे, ये अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से अपनी दिशा को चेंजमेंट कर लेगा। मतलब ये इसकी डेफिनेशन देखो, ये क्या बता रही है, किसी कंपाउंड के न्यूक्लियस द्वारा जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रेडियो वेव्स के अवशोषण से प्रोटॉन के स्पिनिंग की दिशा में होने वाला परिवर्तन ही न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोनेंस कहलाता है। यही मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जब हम किसी प्रोटॉन को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है, इसमें जब हम विद्युत धारा मतलब विद्युत वेव्स को प्रवाहित करते हैं तो देन ये क्या होता है, ये अपने आप को कंफर्ट जोन में ले लेता है एंड ये अपनी जो दिशा होती है, जो इसकी दिशा होती है उसमें चेंजमेंट हो जाता है। यही मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे, आप इसको एक बार फिर से रिपीट करो। किसी कंपाउंड के न्यूक्लियस द्वारा जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रेडियो वेव्स के अवशोषण से प्रोटॉन के स्पिनिंग की दिशा में होने वाला परिवर्तन ही न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोनेंस कहलाता है। यदि किसी प्रोटॉन को एक समान मैग्नेटिक एरिया में रखा जाए तो स्पिनिंग करते हुए प्रोटॉन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं प्राप्त होती हैं। क्या बता रहा है यहाँ पे, यदि किसी प्रोटॉन को अगर हम एक समान मैग्नेटिक एरिया में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होता है, रखा जाए तो एक स्पिनिंग करते हुए प्रोटॉन के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं प्राप्त होगी। मतलब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये हमारा नेक्स्ट पेपर में है। देन ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको देखते हैं कि जैसे कि हमने मतलब कोई भी, यदि किसी प्रोटॉन को एक समान, अगर मतलब किसी प्रोटॉन को हमने एक समान अगर मैग्नेटिक एरिया में रख दिया तो स्पिनिंग करते हुए क्या होगा, उसकी दिशाएं सेम नहीं होंगी, मतलब उसकी दिशाओं में मतलब चेंजमेंट हो जाएगा, उसकी दिशाओं में चेंजमेंट हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि कोई प्रोटॉन इसके अंदर है, हम कोई चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे कि इस प्रोटॉन पर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड, ये जो प्रोटॉन है हम इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, बताया था कि इसकी दिशा में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी दिशा में परिवर्तन होगा, सभी की दिशा चेंज हो जाएगी। तो अगर इसकी दिशा ऊपर की तरफ रहती है,
अगर इसकी दिशा ऊपर की तरफ रहती है तो उसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग टू अल्फा स्पिन, इसको हम बोलेंगे अल्फा स्पिन। अगर इसकी तरफ नीचे की तरफ रहती है तो करस्पॉन्डिंग टू बीटा स्पिन। मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें इसकी दिशा को बता रहा है। सभी की दिशा चेंज होगी, तो इसकी अगर ऊपर हुई तो करस्पॉन्डिंग टू अल्फा स्पिन, अगर नीचे हुई तो करस्पॉन्डिंग टू बीटा स्पिन। बस इसमें कुछ नहीं है, केवल हमें दिशा के ऊपर बता रहा है, तो ये यही पे बता रहा है। अगर इसकी दिशा ऊपर हो, इसकी डायरेक्शन ऊपर हो, तो देन हम इसको बोलेंगे अल्फा स्पिन। अगर इसकी डायरेक्शन नीचे हो तो देन इसको हम बोलेंगे बीटा स्पिन। प्रोटॉन के स्पिन की इन दोनों कंडीशंस की एनर्जी में बहुत ही कम अंतर होता है। क्या बता रहे हैं कि प्रोटॉन के स्पिन के जो दोनों कंडीशंस हैं, इनकी एनर्जी में बहुत ही कम अंतर होता है। इसकी एनर्जी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इसमें स्पिन हो गया तो इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल का फर्क होगा, डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्रोटॉन के स्पिन के इन दोनों कंडीशंस में एनर्जी की बहुत ही कम अंतर होता है। लेकिन जो ये होता है अल्फा स्पिन जो होता है, लेकिन जो ये आपको अल्फा स्पिन दिख रहा है, ये लो एनर्जी वाली तथा अधिक स्थायी होती है। जो अल्फा स्पिन होता है ये लो एनर्जी वाला तथा मोर स्टेबल, मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बट जो बीटा स्पिन होता है ये इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, एंड ये क्या होता है, ये कम स्थायी होता है, ये लो स्टेबल होता है, बट इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। अल्फा स्पिन क्या होता है, स्थायी होता है, और बीटा स्पिन अस्थायी होता है। इस स्थायी अवस्था को अस्थायी अवस्था में लाने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। मान लिया कि मतलब ये कोई, इसको हमें अल्फा को बीटा स्पिन में लाना है, तो देन हम क्या करेंगे, मतलब डायरेक्शन सेम की, तो हम क्या करेंगे, अर्थात प्रोटॉन के द्वारा डेल्टा EHB ऊर्जा की विकिरण के अपशोषण से ऊर्जा को इन दोनों दिशाओं में ट्रांजिशन किया जाता है। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हमें प्रोटॉन को, अगर स्पिन को बीटा स्पिन में, अगर अल्फा स्पिन को हमें बीटा स्पिन में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, डेल्टा EH म्यू एनर्जी की आवश्यकता होती है प्रोटॉन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। देन हमें नीचे यहाँ पे एक व्यंजक मिलेगा, प्रोटॉन को फ्लिप करने के लिए आवश्यक विकिरण की आवृत्ति को निम्न व्यंजक द्वारा व्यक्त करते हैं। जो प्रोटॉन को होता है उसको हम फ्लिप करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो अल्फा है इसका ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अगर हमें इसकी डायरेक्शन को नीचे लाना है तो हमें डेल्टा EH म्यू की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो एनर्जी है इसकी आवश्यकता होगी। प्रोटॉन को फ्लिप करने के लिए आवश्यक विकिरण की आवृत्ति को निम्न व्यंजक द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हमारा व्यंजक क्या है हम देख लेंगे। तो डेल्टा E इज इक्वल टू 2 म्यू H0, तो ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट बना। देन हमारा समीकरण नंबर सेकेंड है E इज इक्वल टू HB, ये हमारा पॉइंट नंबर सेकेंड बना। देन ये है म्यू इज इक्वल टू 2 म्यू H0, तो ये क्या बना, म्यू H0 अपॉन 2 पाई, ये हमारा बना समीकरण नंबर थर्ड। तो देन ये जो है हमारा, ये हमारा म्यू है, तो म्यू इज इक्वल टू यू H0 अपॉन 2 पाई। तो हमारा जो फाइनली जो था वो हमें ये वाला म्यू का मान हमें ये प्राप्त हुआ है, म्यू इज इक्वल टू म्यू H0 अपॉन 2 पाई। तो जहाँ पे ये जो डेल्टा E है ये ऊर्जा की दो अवस्थाओं में अंतर है, ये हर्ट्ज की, और जो ये म्यू है ये हर्ट्ज की आवृत्ति है, और ये जो H0 आपको दिख रहा है ये आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की गाउस में प्रबलता है, और ये म्यू इज इक्वल टू नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण, और जो ये म्यू दिख रहा है आपको ये नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण है। सामान्यतः 14,092 गॉस के बाह्य क्षेत्र में फ्लिपिंग के लिए 60 M हर्ट्ज, ये HZ का मतलब होता है हर्ट्ज की रेडियो आवृत्ति की आवश्यकता होती है। मतलब क्या बोल रहा है, ये 14,092 के गॉस के बाह्य क्षेत्र में अगर हमें मतलब जो प्रोटॉन को फ्लिप करना है तो इसके लिए हमें 60 MH हर्ट्ज की जो रेडियो आवृत्ति होती है उसकी आवश्यकता होगी। चुंबकीय क्षेत्र व रेडियो आवृत्ति के इन रिसोनेंस के कारण न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोनेंस कहा जाता है। मतलब क्या बोल रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र व रेडियो आवृत्ति के इन रिसोनेंस के कारण, मतलब इसी रिसोनेंस के कारण जो ये मैग्नेटिक एरिया है और ये जो रेडियो आवृत्ति है इसके रिसोनेंस के कारण ये सिर्फ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोनेंस कहा जाता है। सो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में बस इतना ही। तो देन मैं आपका वीडियो अगला वाला जो है वो NMR स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर अपलोड करूंगी। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. So friends, if you like my video then subscribe my channel. Also do like, comment and share. Never forget to press bell icon and never miss an updates. Thanks for watching my video.